नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर मदर्स एजुकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारी जो क्लास है वो आपका टेस्ट नंबर जो संडे को है 230 नंबर, उसमें जो आपका जीके एंड जीएस वाला सेगमेंट है यानी जनरल नॉलेज और जो जनरल साइंस वाला सेगमेंट है वो सेगमेंट आज हम करवाएंगे। इसमें जहां भी जिन क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन की नीड है उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे। जहां सिंपली अपना काम हो रहा है वहां सिंपली समझा देंगे, ठीक है। जो जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको समझाना बहुत जरूरी है या इस तरह का कोई भी कंटेंट है उसको पूरी तरह समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब करे, जल्दी से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है आपका, Who won the Best Picture Award at the 97th Academy Award? बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? 97 अकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? अब ये आपसे पूछा है जो अकेडमी अवार्ड्स होते हैं, यही तो आपके कौन से अवार्ड है? ऑस्कर अवार्ड्स। ये जो अकेडमी अवार्ड्स होते हैं इन्हीं को तो हम क्या कहते हैं? ऑस्कर अवार्ड्स कहते हैं। और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन से होते हैं? ऑस्कर अवार्ड होते हैं, ठीक है। इस साल जो ये हुए, इनका जो आयोजन हुआ ये मार्च 2025 में हुआ। कौन से ईयर के लिए दिए गए? 2024 के लिए दिए गए, ठीक है। और ये जो 97th ऑस्कर अवार्ड थे ये कहां पर होते हैं हमेशा? तो ये होते हैं लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस। एंड जो लॉस एंजलिस सिटी है वो कहां पे पड़ती है? कैलिफोर्निया। एंड द कैलिफोर्निया स्टेट कहां पर है? अमेरिका में। इनकी जो स्टार्टिंग की गई थी, ये जो ऑस्कर अवार्ड स्टार्ट हुए थे ये आपके 1929 से स्टार्ट हुए थे। और ये जो मार्च 2025 वाले हैं ये सबसे लेटेस्ट हैं। इस बार आपके 2 फिल्म अवार्ड हुए हैं। मार्च में आपके आईफा अवार्ड्स हुए जो जयपुर राजस्थान में हुए, और इसी मंथ यानी मार्च में आपके ऑस्कर अवार्ड हुए जो कि हर साल वैसे भी होते हैं, जो अमेरिका में किए जाते हैं, ठीक है। तो किस फिल्म को सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? लापता लेडीज, अनोरा, द ब्रूटलिस्ट और इनमें से कोई नहीं। तो लापता लेडीज को तो जैसे आपने देखा है क्या, लापता लेडीज को तो कौन सा अवार्ड मिला? आईफा अवार्ड मिला। तो आईफा के लिए तो आप लापता लेडीज याद रख लेना। और ऑस्कर के लिए जो बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? अनोरा। किसको मिला है? अनोरा को। याद रह जाएगा, हर साल जो बेस्ट मूवी है, जब भी आप इन अवार्ड्स को याद करें तो सारी कैटेगरी जरूरत नहीं है, केवल बेस्ट मूवी, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, अगर इतना भी आपको याद है तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट? एक तो आपने देखा होगा एक पोस्ट होती है सीएजी जिसको कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और ये इंडिया में केवल एक ही पोस्ट होती है। गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिटिंग करने का काम करता है। और इस सीएजी जो होते हैं इसके जो आर्टिकल होते हैं वो 148 से 151 है। और आपसे पूछता है वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? तो यह है के संजय मूर्ति। वर्तमान में जो कैग है वो कौन है? के संजय मूर्ति। ये वर्तमान सीएजी हो गए। पर यहां क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहां पूछ रहा है हाल ही में किसे रक्षा लेखा महापरीक्षक यानी द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट किसे नियुक्त किया गया? तो ये अलग पोस्ट है, ठीक है। जितने भी अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन है उनमें आपको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन का आंसर याद रखना है, किंतु परंतु कुछ भी नहीं। 4 दे रखे हैं, अभय सक्सेना, राजीव सिन्हा, विनोद कुमार और डॉक्टर मयंक शर्मा। तो सीधी सी बात है, जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया? डॉक्टर मयंक शर्मा। याद रह जाएगा। मेन सीएजी तो कौन है? के संजय मूर्ति। और डिफेंस के जो महानियंत्रक बनाए गए वो कौन बनाए गए? डॉक्टर मयंक शर्मा, ठीक है। थर्ड देखिए, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड द मार्च 3 एज अ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे? बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ वाला सेगमेंट है आपका स्टैटिक जीके के अंदर है, बायोडायवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ। कौन कौन सा है? बायोडायवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन आते हैं, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में घोषित किया? ठीक है, यूनेस्को। अब आपको पता है यूनेस्को तो कर नहीं सकता क्योंकि ये तो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करता है मॉन्यूमेंट्स को और नेचुरल प्लेसेस को। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये हो सकता है क्योंकि ज्यादातर जो डे मनाने का अप्रूवल दिया जाता है
वो यूएनओ देता है, और यूएनओ की हर साल जनरल असेंबली होती है, और जनरल असेंबली कहां पर है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सिटी का है? यूएस, अमेरिका। ठीक है। तीसरा है इंटरनेशनल, ये बिल्कुल नहीं दे सकता, वर्ल्ड बिल्कुल नहीं है, यहीं से आपको क्लियर पता चल गया। तो आंसर कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट असेंबली, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका फोर्थ, वेयर वॉज द ट्राई सर्विस डेजर्ट हंट 2025। अब ये देखो मिलिट्री एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी में अक्सर होता ही है। तो या तो बाइलैटरल है, किसी दूसरे देश के साथ मिलकर हमने संयुक्त सैन्याभ्यास किया है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करिए, या हमारी देश की सेनाओं ने मिलिट्री एक्सरसाइज की है। अब यहां से आपको देखो त्रिसेवा डेजर्ट हंट, अब डेजर्ट वर्ड आ गया आपका, और आपको पता है डेजर्ट पूरे भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? थार का डेजर्ट है, और थार का डेजर्ट पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पर है? राजस्थान में। तो मोस्ट प्रोबेबल आपका आंसर राजस्थान होगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब देखो यहां पर भुवनेश्वर तो पड़ता है उड़ीसा में, भुवनेश्वर कहां पड़ता है? उड़ीसा। ओली कहां पड़ता है? उत्तराखंड। अमरोई कहां पड़ता है? यूपी। और जोधपुर कहां पड़ता है? राजस्थान। तो आंसर कौन सा हो गया? जोधपुर। और ये कहां पर हुआ था? जोधपुर एयरबेस, जोधपुर एयरबेस। ये वही एयरबेस है, पाकिस्तान ने जिन एयरबेसों को ठिकाना निशाना बनाने की कोशिश की थी, उनमें से एक कौन सा है? जोधपुर एयरबेस। जोधपुर में अलग है और फलौदी में अलग है, और आप सभी को पता है पहले फलौदी जोधपुर में पड़ता था, अब राजस्थान का फलौदी एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया जा चुका है। ठीक है, तो आंसर इज डी, जोधपुर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विच टीम हैज वॉन द 2024-25 रणजी ट्रॉफी। 2024-25 रणजी ट्रॉफी, यानी सबसे लेटेस्ट वाली रणजी ट्रॉफी की बात कर रहा है, क्योंकि जो 2025-26 वाली है वो तो अब होगी। तो आपसे बात कर रहा है लेटेस्ट रणजी ट्रॉफी। तो आपको पता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे टॉप टूर्नामेंट है रणजी ट्रॉफी। ठीक है, और रणजी ट्रॉफी आज तक सबसे बाद जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है वो मुंबई क्रिकेट टीम की रही है। जबकि आपसे पूछ रहा है कि विनर कौन रहा, तो फाइनल मैच हुआ था किस किस के बीच में? विदर्भ के बीच में और केरल के बीच में, इन दोनों के बीच में फाइनल मैच हुआ था। किसका? रणजी ट्रॉफी का। और रणजी ट्रॉफी के फाइनल मैच में केरल को हराकर ये रणजी ट्रॉफी किसने जीत ली? विदर्भ। और मैं बता दूं विदर्भ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। विदर्भ इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ तेलंगाना। So we can say this is a combined territory between the Maharashtra and Telangana. महाराष्ट्र और तेलंगाना के मध्य में स्थित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? विदर्भ कहते हैं। तो विदर्भ की टीम अलग है, इसलिए आंसर हो गया इसका डी। विदर्भ कोई राज्य नहीं है, पर टीम इसकी अलग है। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए स्पेस साइंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, which payload on India Aditya L1 mission captured the first ever image of a solar flare कर्नल। आपने देखा होगा जो सन का पार्ट होता है उसके बाहर वाले पार्ट को तो कोरोना कहते हैं, और वहीं छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं उसको कर्नल्स कहते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ अ सन। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? भारत के आदित्य L1 मिशन पर किस पेलोड ने सोलर फ्लेयर कर्नल की पहली छवि तैयार की? अब मुझे बताओ, आप कोई भी सोलर फ्लेयर आ रही है, सौर चमक आ रही है या सौर ज्वाला आ रही है, तो उसको कैसे मापोगे? अब इंस्ट्रूमेंट के खुद ही नाम पढ़ लो। देखो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, एक्सरे का कोई लेना देना ही नहीं है, सौर फ्लेयर बोल रहा है, सौर ज्वाला हिंदी में। हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग बिल्कुल नहीं है, एक्सरे का तो काम ही नहीं है। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, कोरोनाग्राफ नहीं है, कोरोना वाला पार्ट नहीं है, चमक वाला पार्ट। सोलर यूवी इमेजिंग, ये लो, यहीं से पता चल गया कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो है उसने ये इमेजेस क्या करी? तैयार करी। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो मैक्सिमम आपके ऑप्शंस तो वैसे एलिमिनेट हो जाएंगे, तो सही आंसर तक वैसे पहुंच जाओगे अगर आपने कभी उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है तब भी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया आपका? डी। नेक्स्ट देखिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, Which Buddhist scripture describe about the 16 महाजनपद? मैंने जितनी बार भी हिस्ट्री पढ़ाई है आपको, उसमें बार बार बोला है कि 16 महाजनपदों का 2 किताबों में वर्णन है। एक तो जैन की किताब है, तो जैन धर्म की तो है भगवती सूत्र, और बौद्ध धर्म की किताब है अंगुत्तर निकाय, एंड द अंगुत्तर निकाय इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सुत्त पिटक, because the Sutt Pitak is known as the encyclopedia of
बुद्धिज्म। जो सुत्त पिटक है उसे बुद्धिज्म की एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। और सुत्त पिटक कितने पार्ट में डिवाइड है? 5। उन 5 में से एक पार्ट कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है। बस बात यह ध्यान रखनी है कि भगवती सूत्र में जो 16 महाजनपद हैं और अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपद हैं उसमें सारे महाजनपदों के नाम कॉमन नहीं है। 4 या 5 महाजनपदों के नाम क्या है? अलग है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? अंगुत्तर निकाय। एंड अंगुत्तर निकाय इज ऑल्सो अ स्मॉल पार्ट ऑफ सुत्त पिटक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कौन सी भाषा में लिखी हुई है? ध्यान रख लेना, ये सारी किताबें कौन सी भाषा में लिखी हुई है? पाली। क्योंकि अभी जब प्रधानमंत्री बिम्स्टेक के सम्मेलन में थाईलैंड गए थे तो थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनावात्रा ने उन्हें त्रिपिटक भेंट करी थी। और कौन सी लैंग्वेज में करी थी? पाली। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये लो, फिर हिस्ट्री से आ गया। Which one of the following epic of ancient India has the love story of the son of the founder of the शुंग dynasty? प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंशीय संस्थापक के पुत्र की? शुंग वंश का संस्थापक कौन है? ये हो गया पुष्यमित्र शुंग। और आपको पता है पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा वृहदत्त को मार दिया। वृहदत्त इज अ लास्ट मौर्य रूलर। अंतिम मौर्य सम्राट कौन है? वृहदत्त है। और वृहदत्त को मार दिया उसके सेनापति ने। उसका सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था, इसका जो बेटा था, ये कौन था? अग्निमित्र। अग्निमित्र। और अग्निमित्र को मालवा की राजकुमारी जो भाई मालविका, उससे प्यार हो गया। ठीक है, और बाद में उनकी शादी हो जाती है। हालांकि अग्निमित्र का विवाह पहले हो रखा था। और इस ड्रामा को, इस स्टोरी को अपनी बुक में लिखा है श्री कालिदास जी ने, जो संस्कृत के महान लेखक माने जाते थे, बाद में आए थे। ये घटना पहले हुई, कालिदास जी तो गुप्त काल में थे और उन्होंने बुक लिखी है मालविकाग्नि मित्रम। नाम से पता चल रहा है मालविका और अग्निमित्र, इसलिए आंसर कौन सा हो गया? मालविकाग्नि मित्रम। राजकुमारी मालविका से किसको प्यार हो गया था? अग्निमित्र को। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल मेथड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन द नेशनल मूवमेंट? निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी, उग्रवादी यानी जो गरम दल के लोग थे, जो अंग्रेजों को भारत से भगाना चाहते थे, वो कौन सा तरीका नहीं अपनाते थे? ठीक है, कौन सा तरीका नहीं अपनाते थे या कौन से तरीके को फॉलो नहीं करते थे, ये आपको बताना है। तो देखो, इसमें द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स करते थे, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बिल्कुल करते थे, पैसिव रेजिस्टेंट नेशनल निष्क्रिय प्रतिरोध राष्ट्र बिल्कुल करते थे, संवैधानिक आंदोलन नहीं करते थे क्योंकि उनमें का बम फेंकना, मारा पीटी आंदोलन, थप्पड़बाजी करना, तो इस तरह की चीजें करते थे, तो वो पूरी तरह से संवैधानिक नहीं थी। इसलिए आंसर हो गया इसमें ऑप्शन इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड गांधी जी कॉल द डू एंड डाई? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। किस आंदोलन में गांधी ने करो या मरो का नारा दिया? तो मेरे ख्याल से 99% लोगों को पता है कौन सा आंदोलन है। भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942। तो ये देखो, रोलेट भारत छोड़ो, ये हो गया आंसर। क्या हो गया? भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी ने करो मरो का नारा दिया, 8 अगस्त को फाइनल हुआ, 9 अगस्त से पूरे भारत में शुरू हो गया। शुरू का जगह मानी जाती है ग्वालियर टैंक मैदान। ग्वालियर टैंक मैदान कहां पर है? मुंबई में। सीधी सी बात है। गांधी के 3 राष्ट्रीय आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा और लास्ट गांधी का विश्व राष्ट्रव्यापी आंदोलन भारत छोड़ो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां, Which of the following words were inserted in the preamble by the Constitution 42nd? इजी सा क्वेश्चन। पॉलिटिकल साइंस का निम्न में से कौन सा शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपको पता है ये 3 तो पहले ही है। इसमें कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, भाई धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। ठीक है, और इसमें से ये कौन सा है? समाजवाद जोड़ा गया, भाई जोड़ा गया ना समाजवाद, सिंपल सी बात है। तो आंसर कौन सा हो गया आपका? सोशलिस्ट, समाजवादी वर्ड जोड़ा गया, डी। यहीं से पता चल गया। ठीक है, यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद द लोकसभा इन? निम्न में से किस उद्देश्य से राज्यसभा के पास लोकसभा के समान शक्तियां हैं? मतलब दोनों की पावर बराबर है। देखो,
द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडियन सर्विस, नई अखिल भारतीय सेवाओं का, नहीं, ये केवल और केवल राज्यसभा की पावर है, इट इज नॉट अ पावर ऑफ लोकसभा, तो ये तो बराबर नहीं है। द रिमूवल ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट, सत्तारूढ़ सरकार को, नहीं ये भी नहीं है, दोनों मिलकर हटाते हैं, ठीक है, और वो तो अविश्वास प्रस्ताव है तो उसकी नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल्स, मनी बिल्स का कर ही नहीं सकते क्योंकि मनी बिल्स पे तो साइन करने ही पड़ते हैं, ठीक है भाई, राज्यसभा को तो करने ही पड़ेंगे और लोकसभा उसको रोक सकती, तो बराबर पावर नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ पैसेज ऑफ द ऑर्डिनरी बिल, साधारण, बिल्कुल साधारण विधेयक को, जो नॉर्मल विधेयक होते हैं उन्हें राज्यसभा से भी शुरू किया जा सकता है और वो पारित भी कर सकती है और लोकसभा भी ऐसा कर सकती है। तो ये फोर्थ पावर ऐसी है जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की इक्वल है, इसलिए आंसर कौन सा हो गया आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 13वां, इन 1953 अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज द फर्स्ट ओबीसी कमीशन फॉर्म्ड, 1953 में किसकी अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग, तो पहली बार जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, ओबीसी कमीशन है, वो किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? इजी सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको याद रखना है, काका साहब कालेलकर, आंसर इज सी, काका साहब कालेलकर। नेक्स्ट, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पे है। मोस्ट ऑफ द एबडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, भूपरत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली, ये क्वेश्चन गलत है, बताऊं कैसे, आप सुनना, अगर इसको मैं मेटल लिखता हूं, धातु या मेटल, तो आपका आंसर होगा आयरन। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में, अगर पूछा जाए कि क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली मेटल कौन सी, आयरन है, और अगर मैं यहीं पर लिखूं क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्व, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है जो क्रस्ट में, फर्स्ट नंबर पे आपका ऑक्सीजन, सेकंड नंबर पे है सिलिकॉन, थर्ड नंबर पे है एल्यूमिनियम और फोर्थ नंबर पे है आयरन, ये चार हैं, ठीक है। अब यहां आपसे धातु पूछिए तो उस हिसाब से तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये विवादित क्वेश्चन है, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे आपको डील करनी है, तो आयरन होना चाहिए। अगर यहां पे धातु की जगह क्या होता, तत्व होता, तो ऑक्सीजन दे रखा है, नहीं दे रखा है, सिलिकॉन दे रखा है, नहीं दे रखा है, एल्यूमिनियम दे रखा है, हां दे रखा है, तो उस केस में आपका आंसर कौन सा हो जाता, एल्यूमिनियम। समझ गया मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो आपका क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिनने प्रिंट करा है उन्होंने लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिया है, उन्होंने ये गलती करी है, इसलिए मैंने आपको यहां बता दी है, अगर धातु पूछता मेटल तो आंसर आयरन होता, और एलिमेंट पूछता तो आंसर क्या होता है इसका, एल्यूमिनियम, ठीक है। आगे देखिए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एज अ रिवर एंटर द प्लेन इट टर्न्स एंड फॉर्म लार्ज बैंड्स नोन एज, जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है और मुड़ जाती है और बड़े मोड़, सीधी सी बात है, कोई भी नदी मैदान में यूं यूं नहीं बहती है क्या, ये तो क्या बनाती है, ये मींडर्स बनाती है, विसर्ग बनाती है, सिंपल सा आंसर है, और हो ही नहीं सकता कोई, ठीक है। ले तटबंध तो बनाती नहीं है, ऑक्सबो कैसा होता है, ऐसा यूं जाके ऐसा घूम जाना, ये ऑक्सबो होता है, ऐसा बनाती नहीं है, इस तरह का विसर्ग बनाती है, सर्पिलाकार, तो आंसर कौन सा हो गया, डी, ठीक है। आगे देखिए, Which of which state does not share its boundary with the Myanmar? म्यांमार से 4 राज्य टच करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 टच करते हैं। मैक्सिमम बॉर्डर अरुणाचल, मिनिमम नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, सिक्किम नहीं करता, ये लो, सिक्किम म्यांमार से किसी भी तरह की कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो योर आंसर इज डी, सिक्किम। Okay, next question. This is question related to physics. Okay, the potential energy of the body at the certain height is 200 joule. What is its kinetic energy when it just touches the surface of the earth? Is neglect any air friction. Okay, निश्चित ऊंचाई पर, ये कोई निश्चित ऊंचाई है, यहां पर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कितनी है, 200 जूल है, उसके द्वारा पृथ्वी की सतह को स्पर्श करते समय गतिज ऊर्जा, आपको पता है जैसे ये चीज यहां पर आएगी और स्पर्श करेगी तो जो यहां पे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और यहां पर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है ये मैक्सिमम होगी। तो यहां पर जब चीज रुकी हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, जब चीज अपने फुल फ्लो पे टकराने वाली ही है तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और आपको क्या करना है, एयर फ्रिक्शन नहीं मानना, तो सीधी सी बात है
तो जितनी जो वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की है वही वैल्यू जस्ट नीचे वाले पॉइंट पे किसकी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की हो जाएगी। ठीक है ना, दोनों बराबर, देखो दोनों इक्वल, आंसर इज बी। ठीक है, चलिए, if the temperature of a patient is 40 डिग्री सेल्सियस then what will be his temperature। ये देखो, ये तो आपको पता है, इसके लिए आप जनरली बहुत सारे फॉर्मूले, कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, C/100 F - 32/180। ये एक जनरल फॉर्मूला अपन यूज करते हैं सेल्सियस को फॉरेनहाइट में और फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। सीधी सी बात है, C की जगह ये जो C है इसकी जगह 40 रख दो, तो F की वैल्यू आप निकाल लो, निकालोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 104 डिग्री फॉरेनहाइट। सिंपल सी, निकाल के देख लेना, आपने निकाला भी होगा। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स तो आपको आती है, सिंपल ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। Which of the following gas involved in the metal acid। सीधी सी बात है, जब किसी मेटल पे एसिड डालोगे तो बहुत तेज स्मेल आती है ना, क्यों, क्योंकि मेटल हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है उसके अंदर। तो कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन। कोई भी मेटल एसिड की क्रिया, कोई भी दुनिया का मेटल हो, हाइड्रोजन ही रिलीज होगी। तो देखो इसमें गैस तो होती है, अम्ल पर भी बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, हाइड्रोजन। सिंपल सा आंसर है कौन सा, हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए 20। When a decomposition reaction is carried out by heating is called। जब किसी अपघटन अभिक्रिया को गर्म, सीधी सी बात है, आप जब गर्म करके किसी चीज को ब्रेक कर रहे हो, गर्म करके उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, तो गर्म करने को क्या बोलते हैं, थर्मल। ये देखो, ये तो हो ही नहीं रहे सारे, इनमें से ये आ रहा है तापीय, ये रहा थर्मल। सिंपल सा क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन तो साइंस का कोई नहीं हो सकता, केमिस्ट्री का बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आपका। ठीक है, चलिए आगे 21। The squamous epithelium tissue is found in the alveoli of the lungs, other parts of animal where dash contraction and relaxation। शल की उपकला उत्तक फेफड़ों की कूपिका और जंतुओं के भागों में पाया जाता है जहां संकुचन। सीधी सी बात है, हमारे लंग्स हैं, हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो क्या होता है, लगातार कंप्रेस होते हैं और फैलते हैं, कंप्रेस होते हैं और फैलते हैं। तो सीधी सी बात है, ये आपका क्या होता है, लगातार मूवमेंट होता है, पर ये मूवमेंट परमानेंट नहीं होता। ऐसे हमारे हार्ट में भी होता है, मूवमेंट परमानेंट थोड़ी है, टेम्परेरी है। तो सीधी सी बात है, याद क्या, कौन सा, टेम्परेरी। ठीक है 22। The tissue that has cilia of the outer surface and whose movement pushes the mucus forward epithelium tissue। वह उत्तक जिसकी बाह्य सतह पर सिल्लियां होती है और जिसकी गति बलगम को आगे बढ़ाती है, वो उपकला उत्तक है। ये अपना होता है ना, ये पाइप होता है। अब आपने देखा होगा, जब बलगम आ गया छाती में, हमारे कफ हो गया, बहुत ज्यादा म्यूकस हो गया, तो उसको आगे बढ़ाता है। तो ये उत्तक कैसा होता है, कॉलम शेप का होता है। सीधी सी बात है, तो कौन सा उत्तक हो गया, ये हो गया, देखो कॉलमनर, स्तंभाकार उत्तक। कौन सा उत्तक हो गया, स्तंभाकार। तभी तो पाइप में आगे 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 बढ़ता चला जाएगा प्रेशर से, जैसे खांसेंगे या बाहर की तरफ जोर लगाएंगे तो बलगम ऊपर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, ये हो गया। सोलेनम लाइकोपर्सिकम, एल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द विच फॉलोइंग हाईली कंज्यूम वेजिटेबल। सेलोनम लाइकोपर्सियम एल निम्नलिखित में से किस अत्यधिक खपत वाली सब्जी का वैज्ञानिक नहीं, यहीं से पता लगा, लाइकोपीन। और लाइकोपीन की वजह से ही टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। बिल्कुल 5वीं क्लास का क्वेश्चन है कि टमाटर का रंग किसकी वजह से लाल होता है, लाइकोपीन। तो नाम में लाइकोपीन आ गया। और पूरी दुनिया में, मैंने आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी कौन सी है, टमाटर है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सिंपल सा, टोमेटो या टमाटर। जिससे रिलेटेड क्रांति कौन सी है, लाल क्रांति। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। Which among the following is a flat bones। कौन सी चपटी अस्थि है, फ्लैट। अब देखो, टखनों की तो कहां होती है, गोल होती है ऐसे कटोरी जैसी, ये नहीं है। पेल्विक हो सकती है, कलाई की बिल्कुल चपटी नहीं होती है, जांग की भी नहीं होती। शोणी अस्थियां, ये जॉइंट्स होते हैं। आपने देखा होगा, हमारे जो हिप्स होते हैं और हमारी जो थाइज होती है, तो थाइज वाली हड्डी और हमारी हिप्स वाली, कमर वाली जो हड्डी होती है, ये कनेक्ट रहती है ना, तो वो बोन्स कैसी होती है, पेल्विक बोन्स होती है, जो फ्लैट होती है, जोड़ वाली। तो ये आंसर कौन सा हो गया, श्रोणी अस्थियां या पेल्विक बोन्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए। द सेंसेशन ऑफ द साउंड परसिस्ट इन द ह्यूमन ब्रेन।
ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में कितनी, आपने कोई साउंड सुनी तो साउंड का इफेक्ट, हम तो कंटिन्यूस साउंड सुनते हैं, पर एक पर्टिकुलर साउंड का इफेक्ट ब्रेन पर कितना रहता है, द 1/10 सेकेंड। कितना रहता है, 1/10 सेकेंड, यानी एक सेकेंड का कितना पार्ट रहता है, 10वां पार्ट। 1/10 करा तो कितना आ गया, 0.1 सेकेंड। ये आंसर कितना हो गया आपका, 0.1 सेकेंड। क्लियर है यहां तक आप सभी को? ठीक है, तो चलिए इस पर कुछ प्रॉब्लम हो आपको, अगर किसी क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सप्लेनेशन की आपको नीड हो तो मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपका मैसेज में जरूर 100% रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अच्छे टेस्ट दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से आप कभी भी क्लास में, इंस्टीट्यूट में, कहीं भी बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर बाद में।